नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज़। मैं हूं कर्ण जोशी। खबर दोपहर में आप सबका स्वागत है। बढ़ेंगे पहली खबर की तरफ, जहां हाल ही में भारत के बाद दूसरे देशों ने चीन के सामान और उसकी तकनीक का बहिष्कार शुरू कर दिया, जिसमें अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का नाम भी आ गया। इस बारे में जब डिफेंस एक्सपर्ट ध्रुव कटोच से बातचीत की गई तो उन्होंने इस बाबत चिंता जताई कि चीन के ऐप को बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि इससे चीन के पास सारा डाटा पहुंच जाता है, जो कि सुरक्षा की नज़र से चिंता का विषय है, क्योंकि चीन की कारगुजारी को पूरा विश्व देख चुका है। इसलिए अमेरिका की तरफ से उठाया गया कदम बिल्कुल सही रहेगा। The United States too is concerned about the possibility of the data that is collected by Chinese social media apps, including TikTok, being misused, as the Chinese government has access to all such data. So there is a serious security angle involved, which is why the US is considering banning all these apps. The meeting of Chinese ambassador Hu Yanqi with the Nepalese president and other leaders of Nepal, in my view, is a matter of grave concern to India, as it reflects Chinese interference in the internal affairs of Nepal. तो वहीं बीजेपी पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी पर तीखे शब्दबाण चलाए गए। चाय बेचने की बात पर बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजेश लोनावत ने साफ कहा कि उन्होंने चाय बेचने के बजाय चीन की दलाली की। मध्य प्रदेश में साथ ही कमलनाथ को कपटनाथ कहकर बुलाया, और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नहीं बेची मैं कमलनाथ जी ने चाय नहीं बेची। कमलनाथ जी टाइगर और जो नहीं है, हो भी नहीं सकते हैं। कमलनाथ जी ने चीन की दलाली की है, चीन को यहाँ पर घुसने का मौका दिया है, गद्दारी की है इन्होंने देश के साथ। और कमलनाथ जी तो कपटनाथ हैं, उन्होंने अपना वचन भी भंग किया है। उन्होंने किसानों के साथ गद्दारी की है प्रदेश के, उनने युवाओं के साथ गद्दारी की है, उनने बच्चों के साथ की है, उनने बालिकाओं के साथ की है, उन्होंने छात्राओं के साथ की है। उन्होंने पूरी तरीके से अपने प्रदेश के साथ गद्दारी की है। बयान दिया, उन्होंने कहा है कि ये सौदेबाजी की सरकार है, सौदे से सरकार बनी, सौदे से मंत्रिमंडल हुआ, अब सौदे से ही विभागों को बंटवारा हो रहा है। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री रहे, उनको जनता ने जनमत दिया था, वो बने, वो अपने मंत्री नहीं संभाल पाए, अपने विधायक नहीं संभाल पाए, अपना नेता नहीं संभाल पाए। उनको साफ साफ कह दिया, हम तो न किसानों के वचन पूरे करेंगे, न जनता के साथ किए वचन को पूरे करेंगे, आपको जो करना है सड़क पे आ जाए। वो सड़क पे आ गए, और उस सड़क पे आने के कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया जी सड़क पे आए तो कमलनाथ अपनी सरकार के साथ। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि विपक्ष के शोर शराबे का अर्थ जनता समझती है। साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष कोई ना कोई समस्या खड़ी करके पार्टी और सरकार की छवि पर प्रहार कर रहा है, लेकिन बिहार में कोरोना की समस्या से निपटने के लिए जो प्रयास हुए, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। इसलिए विपक्ष को कोई भी गंभीरता से नहीं ले रहा। जनता अर्थ समझती है, ये हाय तौबा क्यों है उनके अंदर, ये बिहार की जनता को पता है कि आने वाले चुनाव में हालत बुरी है, और इसीलिए कहीं ना कहीं अनावश्यक विवाद खड़ा करके वो पार्टी और सरकार की छवि पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन बिहार में कोरोना संक्रमण से निपटने के जो प्रबंध को सवाल खड़े किए जा रहे हैं, वो सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन है, और इस प्रबंधन पर पूरे देश ने बिहार के मॉडल की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई राजनीतिक नेताओं ने बिहार में कोरोना को लेकर के जो प्रयास हुए, क्वारंटीन से लेकर के जो जिस तरह से मजदूरों का प्रबंधन हुआ है, और कोरोना से निपटने के उपायों पर जिस तरह से काम हुआ, वह अन्यत्र इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। इसलिए विपक्ष तो बिहार में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, और इसे लेकर अब यहां राजनीतिक माहौल जोर पकड़ने लगा है। इसी बीच कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने चुनावों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और बिहार के नीतीश कुमार पर हमला बोला, उनकी सरकार पर हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, कांग्रेस के लिए ये चुनाव पावर लेने के लिए इजी ऐसा हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि सेवा का ये सबसे बड़ा अवसर मिलने जा रहा है, क्योंकि जनता बिहार की है, वो भाजपा और जेडीयू के काम से, उनके भ्रष्टाचार से, उनके मिसमैनेजमेंट से, कुशासन से त्रस्त है। एक अच्छा वायबल ऑप्शन जनता चाहती है, और वो कांग्रेस और महागठबंधन ही हो सकता है।
वहीं कानपुर शूटआउट के मुख्य आरोपी विकास दुबे पर इनाम की राशि बढ़ा दी गई। अब विकास दुबे के बारे में खबर देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। 5 दिन बाद भी विकास दुबे का पता नहीं, लेकिन उसके करीबियों की खिलाफ कार्रवाई जारी है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश पुलिस के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बुधवार को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे गांव निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। इस बदमाश के पास से एक अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल 32 बोर तथा कारतूस बरामद हुआ है। इसी क्रम में बीती रात एक अन्य अपराधी 50,000 का इनामिया श्यामू वाजपेयी, जो कि उस एफआईआर में नामजद है, तथा जहान यादव, ये भी नामजद अभियुक्त है, तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर के पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्यामू वाजपेयी, जहान यादव और संजू दुबे। इसी क्रम में फरीदाबाद हरियाणा में के थाना खेरी पुल में मुठभेड़ के दौरान हरियाणा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तो वहीं कानपुर मुठभेड़ मामले में गैंगस्टर विकास दुबे अभी भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। गैंगस्टर की अभी तक गिरफ्तारी नहीं होने को विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है। वहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर भारतीय युवा कांग्रेस ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और यूपी की योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विकास दुबे की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की। इसी दौरान पुलिस कर्मियों को हिरासत में लेना पड़ा और प्रदर्शन करने पर भी उन्हें रोका गया। सपा नेता सुनील यादव ने कानपुर मामले पर कहा कि सपा हमेशा से ही मांग कर रही है कि मुख्य आरोपी को जिंदा पकड़ा जाए। उसके जिंदा पकड़ा जाने से कई विधायकों को जेल जाना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि 8 पुलिसकर्मी एक साथ शहीद कर दिए गए। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कर रही है पहले दिन से कि मुख्य आरोपी को जिंदा पकड़ा जाए और उसके जिंदा पकड़े जाने से कई लोगों को जेल जाना पड़ेगा। हो सकता है कई विधायक, सांसद, मंत्रियों को भी जेल जाना पड़े, कई बड़े आईएएस अधिकारी और आईपीएस अधिकारियों को भी जेल जाना पड़े। इसलिए प्रदेश और देश ये भी जानना चाहता है कि विकास दुबे के पीछे किन लोगों का हाथ था। वो तभी संभव है सामने आना जब मुख्य आरोपी विकास दुबे पकड़ा जाए। देखिए, सरकार किस बात के लिए वाहवाही कर रही है? यह उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार है कि 8 पुलिस के जवान शहीद कर दिए। तो वहीं आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने कोरोना को लेकर कहा कि चुनौती बढ़ती जा रही है, हमारा पूरा फोकस जिंदगी बचाने पर होना चाहिए। इसके साथ ही यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सिस्टम में जिसकी पकड़ होती है उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। कानपुर घटना में कई कागजात भी होंगे जिन्हें मिटाने की कोशिश की जाएगी। दुबे एक टेक्स्ट बुक उदाहरण है कि सिस्टम में जिनकी पकड़ होती है या सिस्टम जिनके सामने कोर्निश करता है उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे कागजात होंगे जो उस रिश्ते को उजागर करेंगे। पहले मुझे लगा कि एक विंग जो है ना पुलिस की, उन कागजातों को मिटाना चाहेगी, क्योंकि विकास दुबे सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। वो साबित करता है कि रसूखदार लोग रूल ऑफ लॉ को मैनिपुलेट करते हैं और ये आम और ख़ास का फ़र्क है।
उत्तर प्रदेश की सरकार, मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा एक्सपोज होते हुए मैंने किसी और सरकार को हाल के दिन में नहीं देखा। और बीते कुछ दिनों में एहसास हो रहा है कि शायद चुनौती बढ़ती जा रही है। अभी एक स्टडी भी MIT की मैं देख रहा था जो फॉरकास्ट कर रही है फरवरी 2021। जाहिर है आप इस पेंडेमिक जिसकी कोई दवा ना हो, वैक्सीन ना हो, इस अदृश्य महामारी से लड़ने के तौर तरीके और पुख्ता करने होंगे। पूरा फोकस अब हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे होना चाहिए, ज़िंदगी बचाने पे होना चाहिए। जिनको भी इंस्टीट्यूशनल केयर की ज़रूरत है उनको नो ना सुनना पड़े, उस तरह की व्यवस्थाएं बहाल हो। केंद्र और राज्य एक दूसरे पर न डालें, हैंड होल्डिंग की भी बहुत ज़रूरत है। अन्यथा अब तक नहीं लग रहा था लेकिन अब लग रहा है। मध्य प्रदेश के पूर्व CM कमलनाथ के बयान पर बीजेपी नेता विजेश लोहावट और लोकेंद्र परासर ने निशाना साधा। विजेश लोनावत ने कहा कि कमलनाथ ने चीन की दलाली की है, वो कमलनाथ नहीं कपटनाथ हैं। वहीं लोकेंद्र परासर ने कमलनाथ को खत्मनाथ करार दिया। फिर से कमलनाथ पर मध्य प्रदेश में लगातार शब्दबाण चलाए जा रहे हैं। लोकेंद्र परासर ने भी कमलनाथ को निशाने पर लिया, उन्होंने कमलनाथ को खत्मनाथ तक कह दिया। तो वहीं दूसरी तरफ लोनावत ने भी कमलनाथ को कपटनाथ बोल दिया कि उन्होंने चीन की दलाली की है। कमलनाथ जी ने चाय नहीं बेची, कमलनाथ जी टाइगर और वो नहीं है, हो भी नहीं सकते हैं। कमलनाथ जी ने चीन की दलाली की है, चीन को यहाँ पर घुसने का मौका दिया है, गद्दारी की है इन्होंने देश के साथ। और कमलनाथ जी तो कपटनाथ हैं, उन्होंने अपना वचन भी भंग किया है। उन्होंने किसानों के साथ गद्दारी की है प्रदेश के, उनने युवाओं के साथ गद्दारी की है, उनने बच्चों के साथ की है, उनने बालिकाओं के साथ की है, उन्होंने छात्राओं के साथ की है। उन्होंने पूरी तरीके से अपने प्रदेश के साथ गद्दारी की। उन्होंने सही कहा है, वो किसी काबिल नहीं है, इसलिए न वो टाइगर की भूमिका आ सकते हैं, न मजदूर की भूमिका में आ सकते हैं, न संवेदनशील व्यक्ति की भूमिका में आ सकते हैं। वे खत्मनाथ हैं, वे कलंकनाथ साबित हुए इस मध्य प्रदेश के लिए, इसलिए वो सही कह रहे हैं कि वो किसी। तो वहीं केरल में सोना तस्करी मामले ने तूल पकड़ लिया है और विपक्ष ने इसके ऊपर CBI जांच की मांग की है। तो वहीं केरल में सोना तस्करी मामले में राजनीतिक तूल पकड़ने और मुख्यमंत्री कार्यालय को लेकर लगने वाले आरोपों के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि यह निर्णय पूरी तरह केंद्र पर है कि कौन सी जांच एजेंसी को मामले की जांच करनी चाहिए। वहीं इस मामले में विपक्ष की ओर से CBI जांच की मांग को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां तक राज्य सरकार का सवाल है उसे किसी भी जांच से परेशानी नहीं। उन्होंने विपक्ष के उन आरोपों को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि मुख्यमंत्री कार्यालय ने मामले में हस्तक्षेप का प्रयास किया। विजयन ने कहा कि राज्य सरकार ऐसे अपराध में लिप्त किसी भी व्यक्ति को नहीं बचाएगी। आपको बता दें कि सोने की तस्करी के विवाद की पृष्ठभूमि में CM के प्रमुख सचिव M श्री शिव शंकर को उनके पद से पहले ही हटा दिया गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर के राजौरी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। बताया गया कि भूकंप का झटका रात के तकरीबन 2:12 पर महसूस किया गया। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। किसी भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर में भूकंप के कई झटके महसूस किए जा चुके हैं। गौरतलब है भारत के कई हिस्सों में लगातार भूकंप के झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार रात भूकंप के झटके लगे, हालांकि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। तो वहीं भूकंप के झटके तो इंडोनेशिया और सिंगापुर में भी लगे। यहाँ भूकंप रिक्टर स्केल पर 6 से ज़्यादा मापी गई। तो वहीं कांग्रेस नेता राजीव रंजन ने कोरोना को लेकर कहा कि दिल्ली में 70% रिकवरी रेट है, वहीं बिहार में रिकवरी रेट कम है। हालांकि हमें अभी भी रिकवरी नहीं देखना चाहिए, बल्कि जिस तेज़ी से कोरोना फैल रहा है उसकी चिंता करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के CM पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी को पूरे देश की बात कर रहे हैं ऐसा कहा। चीन ने आखिर
हमला क्यों किया था, यह भी राहुल गांधी ने पूछा है। इसके ऊपर भी उन्होंने बात कही। अच्छा रिकवरी रेट होना चाहिए क्योंकि डेथ परसेंटेज 3.5 समथिंग है। इवन दिल्ली में 70% रिकवरी है। अभी मैं बिहार से आ रही हूँ। बिहार में जो रिकवरी है वो स्लो है, 60% के करीब है। तो मुझे लगता है कि अभी भी हमें रिकवरी को सिर्फ नहीं देखना चाहिए, लेकिन जिस तेजी से अब फैल रहा है और कम्युनिटी स्प्रेड हम कह सकते हैं, वो अब बिहार में भी बहुत भयानक रूप से शुरू हो गया है। और नीतीश बाबू और एनडीए की गवर्नमेंट जो वहां पर है वो सिर्फ चुनाव को फोकस कर रही है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कल के लिए बिहार के साथ साथ पूरे देश को और भी सतर्क होने की जरूरत है। तौर से गलवान में क्या हुआ था, क्या उन्होंने कब्जा किया था, कितना कब्जा किया था और इस तरह के हालात क्यों हुए थे, उसकी वजह क्या है। हमेशा से विपक्ष को और देश को विश्वास में लिया जाता है। ये सरकार ऐसी है, सिर्फ अपनी बात सुनाती है, डिक्टेट करती है। अरे भाई, अगर चाइना के साथ इतना तनाव हुआ तो क्यों था, वजह क्या थी, और अब अचानक से समझौता हो रहा है। तो गलवान का जिक्र तो जाहिर तौर से सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, राहुल गांधी जी पूरे देश की बात कह रहे हैं कि हम सबको जानकारी देनी। कोरोना वायरस के मामलों पर बोलते हुए तमिलनाडु के स्वास्थ्य सचिव राधाकृष्णन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। See, it's too early to comment, but basically the earlier, Chennai has done reasonably well, but we are very guarded. This plateauing of numbers, we don't take it as a huge success. We are just looking at it step by step. Similarly, other districts, Madurai still for till this Sunday, lockdown is there. We are trying to use every district. We are saying you focus on containment area and clear it up. That's the focus of work. When these relaxations come, we are emphasizing the follow-up of standard operating procedures. Sir, regarding COVID testing and home contact today on 7, so what's the status in Chennai? Chennai, it is actually sort of in the last few days, it's showing a lesser curve, but it's too early to comment. We shouldn't jump the gun. We are very guarded. We are saying the same intensity of fever camps, same intensity of containment area. तो वहीं देश भर में कोरोना के 22,752 नए मामले सामने आए। देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर बुधवार को 7,42,417 हो गई, जबकि इस संक्रमण से 482 और लोगों की मौत के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 20,642 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में अभी तक कोविड-19 के 4,56,830 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 2,64,944 लोगों का इलाज जारी है। अधिकारी ने कहा कि मरीजों के ठीक होने की दर करीब 61.53% है। कोविड-19 के कुल मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार राज्य में गुरुवार से उन इलाकों में सख्ती के साथ लॉकडाउन लगाएगी जहां कंटेनमेंट जोन और कोरोना के ज़्यादा मामले हैं। गुरुवार शाम 5 बजे से राज्य भर में स्थित कंटेनमेंट जोन में परिवहन और सभी कार्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ किसी भी गैर जरूरी गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। शॉपिंग मॉल्स और उद्योगों को भी बंद किया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में एंट्री और एग्जिट को राज्य में कोविड-19 के प्रसार की जांच के लिए नियंत्रित किया जाएगा। कोलकाता में 18 कंटेनमेंट जोन और 1,872 आइसोलेशन यूनिट हैं। सोमवार को राज्य में आए कोरोना के 861 मामलों में से 281 कोलकाता में मिले। बंगाल देश में कोरोना के सबसे ज़्यादा प्रभावित 10 राज्यों में 8वां है। यहाँ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 23,000 के करीब है और अब तक 779 लोगों की मौत हो चुकी है। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। इसी को देखते हुए हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें कि सीएम ने कहा कि फरीदाबाद में हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया जाएगा। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना के 17,999 के करीब मामले हैं। इसी के साथ ही एक्टिव केस की संख्या 4,075 पर पहुंच गई है और अब तक कोरोना से 13,615 मरीज ठीक हो चुके हैं, तो वहीं 279 लोग कोरोना के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं।
राजस्थान के मेहला में किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अपनी चने की पूरी फसल की खरीद के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते 4 दिनों से किसान विरोध कर रहे हैं। उन्होंने अपना कूच दूदू से शुरू किया था। वहीं किसानों का कहना है कि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो दिल्ली कूच करेंगे। अपना अपना ट्रैक्टर ट्रॉली उसमें अपने चने लेकर सब किसान सड़क पे है। ये सावन का महीना है, खेत में रहने का महीना है। खेत छोड़कर सड़क पर आना पड़े, ये सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है। ये दुख की बात है कि केंद्र सरकार अपनी नीतियों के कारण किसानों का चना खरीदने को तैयार नहीं है, जबकि लोकसभा में अनेक बार भारत सरकार ने ये कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य हमारी गारंटी है। खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। कर्ण जोशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।